तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की लेटेस्ट थाई हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज पार्ट 3। ये एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 3 डरावनी कहानियां हैं और ये मूवी हॉन्टेड यूनिवर्सिटी फिल्म सीरीज का 3rd पार्ट है। मूवी मेरे को अच्छी और डरावनी लगी और उसका दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि कहानी काफी अच्छी थी। अब दोस्तों आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो क्योंकि आपके बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। और तो और मेरे एनालिटिक्स से मेरे को पता चलता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखकर जा रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए प्लीज सपोर्ट करना मत भूलना। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज पार्ट 3 मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो पहली कहानी का नाम है द हेडलेस प्रोसेशन और ये कहानी शुरू होती है प्रिंसेस नुआन काएव के बारे में बताते हुए, जिसे प्यार हो गया था एक गुलाम से। अब दोस्तों क्योंकि नुआन काएव एक प्रिंसेस थी तो उस गुलाम का सर कटवा दिया गया था। और अब इसी कहानी से रिलेटेड एक लेजेंड चलता आ रहा है जिसके हिसाब से अगर 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो प्रिंसेस से कोई विश मांगेंगे तो विश पूरी हो जाएगी, पर अगर उन दोनों लोगों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया तो प्रिंसेस की डिमोनिक आत्मा आएगी और दोनों में से एक को मार डालेगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बड़े शहर में जहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था और कुछ कॉलेज के बच्चे फेस्टिवल को एंजॉय करने आए थे। हम लोग मिलते हैं एक कपल से जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार से बातें कर रहे थे। लड़के का नाम था तू और लड़की का नाम था जेन। अब जैसे ही तू और जेन अकेले होते हैं तो तू जेन से बड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है और हमें पता चलता है कि तू बस जेन को प्यार करने का दिखावा कर रहा था जेन के दोस्तों के सामने। पर तभी तू की गर्दन पे कट लग जाता है। जेन डर जाती है। देन तू की गर्दन अचानक कट जाती है और जेन के होश उड़ जाते हैं। देन वहां पे आ जाती है कुछ एंटिटीज और वो तू की गर्दन को उसके शरीर से अलग ही कर देती है। उन एंटिटीज की भी गर्दन कटी हुई थी और हम लोग समझ जाते हैं कि जरूर तू और जेन ने प्रिंसेस से कभी ना कभी विश मांगी होगी। अब यहाँ से सीन जाता है ताई और उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई पे। दोस्तों ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और आज कोई ताई की झूठ मूठ वाली गर्लफ्रेंड बनी थी ताकि ताई एक दूसरी लड़की से छुटकारा पा सके। हमें आगे पता चलता है कि ताई और कोई पढ़ते हैं एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उसी प्रिंसेस की पूजा करी जाती है। दोनों लोग आर्ट का कोर्स कर रहे थे और दोनों ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, पर साथ ही साथ दोनों पे पैसे नहीं थे। दोनों ही लोग स्कॉलरशिप के भरोसे कॉलेज में आगे बढ़ रहे थे। अब उस दिन ताई और कोई को बुलाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस और उन्हें पता चलता है कि इस बार कॉलेज में फंडिंग कम है तो सिर्फ एक ही बच्चा स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होगा। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप तो उसी बच्चे को मिलेगी जो क्लास में सबसे ज्यादा आगे है, पर इसका मतलब ताई और कोई में से किसी एक को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, जो कि उन दोनों के लिए बड़ी समस्या थी। ऑफिस से निकलकर ताई और कोई परेशान थे, बट देन ताई बताता है यूनिवर्सिटी की एक सीक्रेट कहानी के बारे में। कहानी के हिसाब से यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल में एक सीक्रेट श्राइन है जहां पर अगर कोई विश मांगता है प्रिंसेस से तो प्रिंसेस वो इच्छा पूरी कर देती है। वेल ये बस एक कहानी थी और इसलिए रात में ताई और कोई जंगल में निकल जाते हैं उस सीक्रेट श्राइन को ढूंढने के लिए। रास्ते में ताई कोई को वही कहानी बताता है जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताई थी। कोई थोड़ा घबरा जाती है कहानी सुनकर और वो ताई को रोककर बोलती है कि हम लोग एक कपल नहीं है, तो अगर हम लोग प्रिंसेस से इच्छा मांगेंगे तो शायद प्रिंसेस नाराज हो जाए। यहाँ पे ताई के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा और वो विश मांगते वक्त बस झूठ मूठ के कपल बन जाएंगे बिल्कुल आज सुबह की तरह। एंड देन उनके सामने आ जाती है वो सीक्रेट श्राइन जिससे दोनों ही चौंक जाते हैं। खैर इतना दूर आ ही गए थे तो इन दी एंड एक दूसरे से वो दोनों प्यार का नाटक करते हैं और प्रिंसेस के सामने बैठकर पूजा करके अपनी इच्छा मांगते हैं। तभी जंगल में हवा चलने लगती है और ताई और कोई घबरा कर वहां से भाग जाते हैं, पर उनकी जाते ही श्राइन के पास बहुत सारी मोमबत्तियां जल जाती है और उसका मतलब उन दोनों की इच्छा प्रिंसेस ने सुन ली। अब अगले दिन एक इवेंट के वक्त ताई अपना कंधा लगवाता है एक लड़की को परेड की तरह ट्रैवल करवाने के लिए, पर तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और जो लड़की प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी वो बदल जाती है डिमोनिक प्रिंसेस में, जिससे ताई के होश उड़ जाते हैं और वो ऑलमोस्ट उस लड़की को गिरा ही देता है। और वही सेम टाइम पे कोई को दिखाई देती है सेम टू सेम आत्मा आंगन में खड़ी हुई।
आज थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल का फोन आता है और ताए और कोई को पता चलता है कि अब उन दोनों को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि कॉलेज को कहीं से फंड्स मिल गए हैं। और इस बात से दोनों ही दोस्त खुश थे। पर दोस्तों कोई अब और ज्यादा डर जाती है क्योंकि प्रिंसेस ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। कोई और ताए एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों ने ही प्रिंसेस को आज देखा था, बट कोई को इस बात से डर लगता है क्योंकि प्रिंसेस शायद उन्हें मारने आई है क्योंकि वो दोनों एक कपल नहीं थे। पर इस बात पे ताए ध्यान नहीं देता और उसके हिसाब से ये सब बस पुरानी कहानियां है। अब एक क्लास के वक्त ताए और कोई को जाने को मिलता है एक टूर पे, जहाँ पर टूर के वक्त कोई को एक शैडो दिखाई देती है जिसके पीछे पीछे वो चले जाती है अपने ग्रुप से दूर। वो पहुंच जाती है एक अंधेरे से भरी कुटिया में जहाँ पे उसे चलता हुआ दिखाई देता है कोई इंसान। पर वो जो भी फिगर थी थोड़ी देर में ही गायब हो जाती है। एंड तभी बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एंड देन कोई को दिखाई देती है वो प्रिंसेस जिसका गला एक एंटिटी काट डालती है। उस प्रिंसेस का गला रोल करके कोई के पास ही आ जाता है और कोई बुरी तरीके से चीखती है। तभी वहां पे आ जाता है ताए जो अपनी दोस्त को संभालता है। पर दोस्तों अब कोई को ताए दिखाई तो देता है पर कोई की नजरों में ताए का सर कटा हुआ था जिससे कोई और ज्यादा घबरा जाती है। वो पीछे की तरफ गिर जाती है एक टेबल सॉ पे जहां पे उसका बैग अटक जाता है एक मोटर में और उसका सर चलते हुए ब्लेड की तरफ बढ़ने लगता है। ऑब्वियसली ताए कोई को बचाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है और वहां पे क्लास का प्रोफेसर और बाकी बच्चे आ जाते हैं। अब जो मशीन थी वो रुक ही नहीं रही थी तो एंड में प्रोफेसर कोई का सर हटा देता है जिससे प्रोफेसर का हाथ कट जाता है। पर कम से कम कोई बच गई थी। इस हादसे के बाद दोनों दोस्तों को प्रिंसिपल बुलाता है और यहाँ पे ताए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रोफेसर ने अपना हाथ खो दिया था तो ताए को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे अब कोई प्रिंसिपल से बोलती है कि ये सब ताए की गलती नहीं उसकी गलती थी और अब इन बातों से प्रिंसिपल भड़क जाता है। कोई समझाती है कि ये सब कुछ प्रिंसेस का श्राप है पर उसकी ऐसी बातों से प्रिंसिपल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन ताए कोई को लेकर वहां से निकल जाता है। बाहर जाके दोनों बात करते हैं और अब उन्हें प्रिंसेस से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना था। कोई सजेस्ट करती है कि शायद उन्हें कपल बन जाना चाहिए ताकि प्रिंसेस उनका पीछा छोड़ दे। पर ताए बोलता है कि हम लोग एक दूसरे को प्यार एक भूत की वजह से नहीं कर सकते और अब दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उस शाम को कोई जाती है वापस उस श्राइन पे और वो झूठी विश मांगने के लिए प्रिंसेस से माफी मांगती है। और वही ताए अपनी परेशानी अपने दो दोस्तों को बताता है पर सबको ये बात मजाक लगती है। प्रेयर्स कर कर कोई जब अगरबत्ती जलाने वाली थी तभी प्रिंसेस की डिमोनिक आत्मा आकर उसका लाइटर बुझा देती है और कोई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने आ जाती है कटे सर वाली आत्माएं। कोई भागकर वापस चली जाती है और वही दूसरी तरफ ताए को दिखाई देता है एक हेडलेस प्रोसेशन जिसमें बहुत सारी आत्माएं यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही थी प्रिंसेस को लेकर, वो भी ताए को मारने के लिए। तभी अचानक ही ताए के पीछे आ जाती है कटे सर की आत्मा जो ताए का गला काटने ही वाली थी कि एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है कोई जो ताए को बचा लेती है। दोनों दोस्त अब भागते हैं और यूनिवर्सिटी जाकर सबको बताने लगते हैं कि प्रिंसेस की आत्मा आ रही है हम में से किसी एक को मारने के लिए। अब यहाँ पे जो ताए के दो दोस्त थे ना वो बोलने लगते हैं कि प्रिंसेस की कहानियां सच नहीं है और वो दोनों प्रिंसेस का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। पर तभी दोनों लड़कों को कुछ हो जाता है और वो दोनों जाते हैं, दो तलवारें उठाते हैं और अपना गला काट कर खुद को मार डालते हैं जिससे अब हर जगह सब लोगों के होश उड़ गए थे। सारे बच्चों के बीच में भगदड़ मच जाती है। देन वहां पे आ जाते हैं कटे सर की आत्माओं की बारात। ताए और कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं पर तभी कोई देखती है कि ताए का सर ऑलरेडी कटा हुआ है और ताए की लाश वो फेंक देती है। हाउएवर वो असली ताए नहीं था क्योंकि अब कोई देखती है कि असली ताए तो प्रिंसेस के सामने घुटनों पे बैठा हुआ है और उसका सर एक आत्मा काटने वाली है। पर इससे पहले ताए मर पाता कोई आती है और वो प्रिंसेस के सामने भीख मांगने लगती है। कोई यहाँ पे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और प्रिंसेस को बोलती है कि ताए को छोड़ दो और मुझे मार डालो। और प्रिंसेस भी मान जाती है क्योंकि दोस्तों उसे तो बस एक इंसान का सर चाहिए था। एंड देन इन दी एंड प्रिंसेस का सिपाही कोई का सर ताए के सामने ही काट डालता है और कोई मारी जाती है। प्रिंसेस दिन गायब हो जाती है और ताए अपनी दोस्त की लाश पे रोता रह जाता है। पर दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, असल में कोई ताए से सच में प्यार करती थी।
हमें इस पूरी कहानी में उसके एक्सप्रेशन को जब हमने देखा तो वीर को यह साफ लगने लगा था कि कोई ताय से प्यार करती है, पर ताय इस बात को नहीं जानता था और इसलिए ही कोई ने ताय को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी का नाम है केयर टेकर। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो एक यूनिवर्सिटी के हॉलवे में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लंगड़ाते हुए चल रहा था, जैसे कि वो या तो भूत हो या फिर उसे किसी ने बुरी तरीके से पीटा हो। एंड में उस लड़के को एक इनविजिबल शक्ति मारने लगती है एंड देन वो चिल्लाता है कि तुम सारे लोग केयर टेकर नहीं हो, तुम सारे लोग डिक्टेटर्स हो। यहाँ पे से सीन जाता है कॉलेज के एक सीनियर क्लास में, जहाँ पे आज सीनियर बच्चों को एक बक्से में से एक पेपर चिट को निकालना था। हर चिट पे एक फ्रेशमैन बच्चे का नाम लिखा होगा। अब जिस भी सीनियर को जिस भी फ्रेशमैन का नाम मिलेगा, उस सीनियर को उस फ्रेशमैन को पूरे साल तक केयर टेकर की तरह उसका ख्याल रखना होगा। ये काम ये यूनिवर्सिटी के बच्चे सालों से कर रहे थे, पर एक लड़का जिसका नाम है अर्थ, उसे बिल्कुल इस काम में इंटरेस्ट नहीं था और वो किसी का भी केयर टेकर नहीं बनना चाहता था। अर्थ का बेस्ट फ्रेंड भी हम देखते हैं जिसका नाम है टोंग, और फिलहाल के लिए अर्थ पे कोई चॉइस नहीं थी, तो वो बिल्कुल आखिरी वाला पर्चा निकाल लेता है और उसे मिलता है सन नाम का एक फ्रेशमैन लड़का। पर अर्थ सन के नाम वाली पर्ची को फेंक देता है डस्टबिन में। थोड़ी देर बाद अर्थ और टोंग घूम रहे थे तो एक फ्रेशमैन लड़की आती है और वो टोंग से उसके साइन लेने लगती है किसी चीज पे, पर साइन के बदले टोंग लड़की से चिल्लाता है कि टोंग बहुत हॉट है 3 बार। लड़की ऐसा कर कर साइन ले लेती है एंड देन लड़की अर्थ से साइन मांगती है, पर अर्थ को ये सब बड़ा बचकाना लग रहा था, तो वो लड़की को बोलता है कि मेरे साइन चाहिए तो स्टेज पे खड़े होकर तुम्हें दोबारा टोंग का नाम चिल्लाना होगा। खैर तभी वहां पे आ जाता है एक लड़का जो इस लड़की का दोस्त था, और वो लड़का इस लड़की को लेकर जाता है स्टेज पे और चिल्लाने लगता है कि अर्थ बहुत हॉट है 3 बार। वो ऐसा करता है अर्थ की बेइज्जती करने के लिए एंड देन अर्थ को हार मानकर साइन करना ही पड़ता है। बट यहाँ पे अर्थ को पता चलता है कि ये जो लड़का अभी चिल्ला रहा था इसी का नाम है सन, और अर्थ सन का ही केयर टेकर था। अब दोस्तों आगे फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को अपने केयर टेकर से अलग अलग तोहफे मिल रहे थे, पर सन को कोई भी तोहफा नहीं मिलता, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है। खैर थोड़ी देर बाद सन और उसकी 2 दोस्त आर्ट हिस्ट्री के रूम में जाते हैं और तभी वहां पे आ जाते हैं अर्थ और टोंग। आर्ट रूम में एक आर्ट हिस्ट्री की बुक रखी हुई थी जिससे लाल धागे से बांधा हुआ था, और एक नोट भी उसमें था जिसपे लिखा था कि ये बुक सन के लिए है बॉन्चू की तरफ से। सब लोगों को लगता है कि बॉन्चू सन का केयर टेकर होगा, पर दोस्तों ये देखकर अर्थ चौंक जाता है क्योंकि वो सन का केयर टेकर था और उसने तो सन को कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा। और जिस तरीके से उस बुक को लाल धागे से बांधा हुआ था उसे लग रहा था कि शायद बुक में कुछ डिमोनिक है। अब शाम के टाइम सन कर रहा था एक डीमन की पेंटिंग पे काम, जब वो आर्ट लैब में अकेला रह जाता है एंड देन वो बॉन्चू के लिए एक थैंक यू नोट भी लिखता है, पर अब यूनिवर्सिटी की लाइट्स बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्थ को जो सन से बात करने जा रहा था उसे बताने के लिए कि बॉन्चू पे भरोसा मत करना क्योंकि वो शायद एक बहरूपिया है, पर तभी अर्थ देखता है एक हुडेड फिगर को जो मोमबत्ती लेकर घुसती है आर्ट रूम में। अर्थ उस फिगर का पीछे पीछे जाता है और वो पहुंच जाता है सन के पास, पर वो फिगर गायब हो गई थी जिससे अर्थ घबरा जाता है। अर्थ सन से पूछता है फिगर के बारे में, पर सन ने किसी को भी नहीं देखा था। पर तभी दोनों लड़कों की नजर पड़ती है एक और किताब पे जो कोई सन के पास ही रखकर चले गया था और उसको भी लाल धागे से बांधा गया था। किताब किसने रखी ये समझ नहीं आता, और अब अर्थ सन को बोलता है कि बॉन्चू से बच के रहना क्योंकि आज तक बॉन्चू नाम के लड़के को अर्थ ने नहीं देखा। तभी वहां पे आ जाता है टोंग और सन वहां से चले जाता है क्योंकि उसे अर्थ की बातें पसंद नहीं आती। अब अर्थ जाता है और वो और ज्यादा सर्च करता है बॉन्चू के बारे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और दोस्तों अब अर्थ को पता चलती है डिमोनिक सच्चाई। असल में बॉन्चू 1996 में यानी कि 20 साल पहले एक सीनियर था इसी यूनिवर्सिटी में और उसे केयर टेकर बनना पसंद नहीं था, और इसलिए बॉन्चू ने एक फ्रेशमैन को पीट पीट कर मार डाला था एंड देन उसने खुदकुशी कर ली थी। ये सब कुछ 8 क्लास के बच्चों के साथ ही हुआ था, और अब अर्थ समझ जाता है कि शायद सन की जान खतरे में है। अर्थ अब जाता है रिसर्च करने के लिए 8 क्लास की लाइब्रेरी में, जहाँ पे वो 1996 के बच्चों की फोटोज देखता है और उसे बॉन्चू के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी मिल जाती है। तभी
अर्थ को दिखाई देती है वही हुडेड फिगर जिसकी लाल चमकती हुई आंखें थी, जिससे बॉन्चू डर जाता है। फिगर अचानक ही गायब हो जाती है और जब अर्थ लाइब्रेरी को सर्च करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। बट इन दी एंड वो हुडेड फिगर उसके सामने खिड़की के पास आ जाती है, जिससे अर्थ डर के भागने लगता है। पर तभी फिगर बिल्कुल उसके सामने ही आ जाती है और बोलती है कि मुझे फ्रेशमैन से नफरत है। अर्थ के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर भागता है। और असल में दोस्तों, ये जो कॉस्ट्यूम हुडेड फिगर ने पहनी हुई थी ना, ये इसी यूनिवर्सिटी के एक रिचुअल का पार्ट थी। असल में आज रात थी केयर टेकर रिवील पार्टी, जहाँ पे फ्रेशमैन्स को पता चलेगा कि उनका केयर टेकर कौन है। और पार्टी में सारे सीनियर्स यही डेमोनिक सी कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। वो लोग अजीब सा रिचुअल भी करते थे और ये काफी इंटरेस्टिंग था अगर बच्चों की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अब नीचे यूनिवर्सिटी में यही वाला रिचुअल चल रहा था, पर सन से बॉन्चू मिलने नहीं आता, जैसे सन को बुरा लगता है एंड देन सन जाने लगता है। पर तभी उसे रोक लेता है अर्थ। अर्थ सन को बताता है कि बॉन्चू 20 साल पहले मर चुका है और उसका केयर टेकर अर्थ खुद है। सन अब अर्थ से वो पर्ची मांगता है जिसपे सन का नाम लिखा होना चाहिए, पर वो पर्ची तो अर्थ ने फेंक दी थी और इसलिए सन अर्थ की बातों पे यकीन नहीं करता और उसे बुरा भला बोलकर वहां से चले जाता है। सन अब जब वापस जा रहा था तो उसे सीढ़ियों के पास पड़ी हुई मिलती है एक और किताब, जिसपे नोट में बॉन्चू ने लिखा था कि वो सन का वेलकम रिचुअल प्राइवेटली करेगा साई लोम अपार्टमेंट्स की 404 कमरे के अंदर, और उसे वहां पर सारे लाल धागों को लेके आना होगा जो किताबों में लगे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ अर्थ उस पर्ची को डस्टबिन से ढूंढ निकालता है जिसपे सन का नाम लिखा हुआ था और वो वापस जाता है सन के पास, पर अब सन उसे नहीं मिलता और इसलिए अर्थ जाता है साई लोग अपार्टमेंट में जहाँ पे 20 साल पहले मर्डर हुआ था। अर्थ सन को अपार्टमेंट में जाता हुआ देख लेता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। अर्थ अब अपार्टमेंट में सन को इधर उधर ढूंढने लगता है और वही सन पहुंच जाता है 404 कमरे के अंदर। वो अंदर चले जाता है और वहां पे उसे जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है खून और एक जगह एक खाने की थाली। कमरे में सन की बनाई हुई एक पेंटिंग भी रखी हुई थी और तभी सन को सुनाई देने लगती है पास्ट की आवाजें, जब बॉन्चू ने इसी कमरे में लड़के को मार डाला था। दूसरी तरफ अर्थ पूरी बिल्डिंग में इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है वो लंगड़ाता हुआ लड़का जो हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था, और उस लड़की की आवाज पूरी तरीके से बिल्डिंग में गूंज रही थी। अर्थ उस लड़के का पीछे जाने लगता है और दोस्तों, असल में ये लड़का उसी लड़के की आत्मा थी जो 20 साल पहले बॉन्चू के हाथों मारा गया था। और शायद हर साल जिस दिन वो हादसा हुआ था उसी दिन बॉन्चू की डेमोनिक आत्मा एक और लड़के को मार डालती है और ये दूसरा वाला लड़का इधर उधर बिल्डिंग में घूमता है, ये बोलते हुए कि केयर टेकर्स असल में डिक्टेटर्स है। सीन वापस जाता है सन पे, जहाँ पे कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है एंड देन कमरे में आ जाती है बॉन्चू की डेमोनिक आत्मा, जिसने रिचुअल वाले कपड़ों में खुदकुशी करी थी और इसलिए उसकी आत्मा ने भी ये कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। बॉन्चू की आत्मा अब डेमोनिक तरीके से खड़ी होती है जिससे सन के होश उड़ जाते हैं और वही अर्थ उस दूसरी आत्मा का पीछा करते करते पहुंच जाता है साई लोम अपार्टमेंट के 404 कमरे के पास। कमरे के अंदर सन अब थोड़ी हिम्मत करता है और वो उस आत्मा से नहीं डरता, क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉन्चू उसका केयर टेकर है तो वो उसे नहीं मारेगा। एंड देन बॉन्चू को सन वो लाल धागा दे देता है जो उसने मंगाए थे, पर तभी एक बुक शेल्फ के अंदर से बहुत सारी किताबें गिर जाती है और हम लोग प्रेजेंट में ही विटनेस कर पाते हैं कि कैसे बॉन्चू ने उस लड़के को पास में मार डाला था। लड़के को मरता हुआ देखकर अर्थ के होश उड़ जाते हैं और वो भागता है सन को बचाने, पर अब कमरे के अंदर बॉन्चू अपना मास्क गिरा देता है और उसकी डेमोनिक आत्मा सन के सामने आती है। वो आत्मा सन से लाल धागे लेकर सन को खुद से बांध लेती है, पर तभी कमरे में आ जाता है अर्थ। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस डेमोनिक आत्मा ने सन को एक कठपुतली में बदल दिया था उन लाल धागों के इस्तेमाल से। सन अब अपने शरीर से काबू खो देता है और वो आत्मा के वश में हमला कर देता है अर्थ पे और उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। अर्थ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पेन उठा लेता है, पर वो उस पेन से सन को स्टैब नहीं कर पाता क्योंकि अर्थ जानता था कि वो सन का केयर टेकर है। इंस्टेड वो सन को धक्का दे देता है और उसके हाथ पैर को कस के पकड़कर रख देता है एक मोमबत्ती के ऊपर, जिसकी वजह से धागों में आग लग जाती है और सन का शरीर क्योंकि आत्मा से धागों से ही बना हुआ था तो धागों के साथ ही साथ आत्मा भी जलने लगती है।
बॉन्चू चिल्लाता है एंड देन वो जलकर खाक होने लगता है। बट इन दी एंड बॉन्चू से सन तो बच जाता है, पर तभी बॉन्चू की आत्मा आग बुझा देती है और वो बड़े क्रीपी तरीके से सन और अर्थ की तरफ बढ़ती है और बोलती है कि तुम जैसे फ्रेशमैन और सीनियर्स की वजह से मैं अपना रिचुअल पूरा नहीं कर पा रहा। और इस बात से हमें हिंट मिलता है कि शायद बॉन्चू काला जादू पास्ट में करता होगा और शायद जिस लड़के को बॉन्चू ने मारा था उसकी वजह से बॉन्चू के किसी रिचुअल में गड़बड़ हो गई होगी। पर यह बस एक थ्योरी है और कुछ नहीं। खैर अब तभी बॉन्चू की आत्मा अपने इशारों से ही सन को कर लेती है अपने वश में और अब सन का शरीर अकड़ने लगता है बिल्कुल उस दूसरे लड़के की आत्मा की तरह। सन पागल हो जाता है और फिर से अर्थ का गला पकड़ लेता है, वो अर्थ को मारी डालता। पर अर्थ सन को बोलता है कि मैं तुम्हारा केयरटेकर हूं, ना कि बॉन्चू। और दोस्तों ये बात सुनते ही बॉन्चू की आत्मा खाक में बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सन का केयरटेकर है और एक बच्चे के दो केयरटेकर नहीं हो सकते और इसलिए उस आत्मा को वहां से जाना ही पड़ा और सन और अर्थ दोनों ही बच गए। वो दोनों बहुत ज्यादा घायल और थक गए थे, इसलिए वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। देन अगली सुबह उन्हें होश आता है और सब कुछ ठीक हो गया था और तब सन की केयर कर रहा था जैसे केयरटेकर को करना चाहिए और शायद इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आने लगती है क्योंकि इसका भी हिंट हमें पूरी स्टोरी में मिलता रहा। एंड इन दी एंड दोनों लड़के साई लोम अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग एकदम खंडर थी और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है द इनविजिबल श्राइन, जो शुरू होती है हैलोवीन कंट्री म्यूजिक के इवेंट की अनाउंसमेंट को दिखाते हुए, जहाँ पे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना था एक यूनिवर्सिटी में और जो ऑडियंस होगी वो स्टेज पे परफॉर्मर्स को फूल माला पहनाएगी। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा माला मिलेगी वो जीतेगा और ये अनाउंसमेंट सुनकर बच्चे लोग फूल माला खरीदने में लग जाते हैं। सीन जाता है मिंट नाम की एक लड़की पे जो टैलेंट शो में गाना गाने का काम करेगी। मिंट गाना सुना रही थी अपने दोस्त वान को, पर वान उसका मजाक उड़ाता है। खैर दोस्तों, क्योंकि सारे बच्चे भूत बनकर घूम रहे थे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी जो कि फनी था। खैर अब मिंट को स्टेज पे जाने के बाद फूल माला चाहिए थी और वो वान को बोलती है कि उसके लिए माला लाए, इससे पहले देर हो जाए। वान चले जाता है माला लेने और इसी बीच में हम लोग मिलते हैं हार्ली नाम के एक लड़के से, जिसे पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कुछ डेकोरेशंस को खराब कर देता है। अब थोड़ी देर बाद टैलेंट शो शुरू होने वाला था और मिंट की टेंशन बढ़ रही थी क्योंकि सारे लोगों पे मालाएं थी सिवाय उसके, और वही वान अपने सारे पैसे कप नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक पे खर्च कर देता है। तभी मिंट का फोन आता है और वो वान पे गुस्सा करने लगती है, पर अब वान पे पैसे नहीं थे। खैर हार मान के वापस जाते हुए वो पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी के पास वाले जंगल में, जहाँ पे उसे मिलती है एक श्राइन जिसपे एक फूलों की माला टंगी हुई थी। वान अब माला को श्राइन से लेने का सोचता है और वो जाता है श्राइन की आत्मा से प्रार्थना करता है कि प्लीज मेरे को कुछ मत करना, पर मैं ये माला ले रहा हूँ। माला के बदले वाइन श्राइन पे कप नूडल्स रख देता है और माला ले लेता है, पर जंगल में चलने लगती है जोरों की हवा और दोस्तों हम लोग समझ जाते हैं कि अब इस श्राइन के अंदर जितनी भी आत्माएं थी वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को हॉन्ट करने आ जाएंगी। अब वान भाग के जाता है और उसी टाइम पे मिंट के पास पहुंचता है जब वो गाना गाने वाली थी। वान पहुंचकर मिंट को पहना देता है फूलों की माला, पर माला पहनते ही मिंट को दिखाई देती है दो बूढ़े लोगों की आत्माएं। एंड देन जैसे ही मिंट पीछे मुड़ती है उसका गला पकड़ लेती है एक डिमोनिक आत्मा और तभी एक स्टेज लाइट टूटकर नीचे गिर जाती है। खैर मिंट की जान बाल बाल बचती है, पर अब वान और बाकी लोग मिंट को संभालने के लिए आते हैं और सबको पता चलता है कि मिंट की सुरीली आवाज अब गले से नहीं निकल रही। मिंट का गला खराब हो जाता है। एंड देन मिंट और वान दोनों को ही दिखाई देती है उन बूढ़े लोगों की आत्माएं। अब मिंट स्टेज से उतरकर वान को डांटने लगती है और उससे पूछती है कि वो फूलों की माला कहाँ से लाया था और वान को सच बताना पड़ता है और मिंट समझ जाती है कि वान ने शायद किसी श्राप को आजाद कर दिया है। सेम टाइम पे शो का होस्ट सुनाने लगता है एक कहानी और ये कहानी थी एक श्राइन की जिन्हें लोगों ने यूनिवर्सिटी के आसपास देखने का दावा करा था, पर वो श्राइन कभी भी सामने आ जाती है और कभी भी गायब हो जाती है। अब उस श्राइन की फोटो जब प्रोजेक्टर पे लगाई जाती है तो वान मिंट को बताता है कि ये तो वही श्राइन है जो उसने देखी थी, पर अब होस्ट बताता है वो श्राइन दिखाई देती है कभी कभी साइंस फैकल्टी के सामने, कभी आर्ट रूम के अंदर, कभी बाथरूम में और कभी कभी इसी स्टेज के पास,
पर जिस भी इंसान को इस श्राइन की कहानी पता चल जाती है ना, वो श्राइन उस इंसान को कभी भी दिखाई नहीं देती। इसलिए उस श्राइन को कहते हैं इनविजिबल श्राइन। और दोस्तों, अब क्योंकि मिंट और वान को उस श्राइन की सच्चाई पता चल गई थी, तो इसका मतलब कि अब वो श्राइन इन दोनों को कभी भी दिखाई नहीं देगी। अब मिंट को वान लेके जाता है जंगल में, उसी जगह जहाँ पर श्राइन थी, पर अब श्राइन वहां पर नहीं थी, जिससे वान के होश उड़ जाते हैं। मिंट प्रेयर करने लगती है ताकि वो श्राइन सामने आ जाए और वो आत्माओं से माफी भी मांगती है, पर अब वो श्राइन सामने आने वाली नहीं थी, जिससे मिंट वान पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उसकी वजह से उसकी आवाज कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। पर तभी वहां पे आ जाता है हार्ली। अब दोस्तों, हार्ली को पहले ही स्टेज के पास से भगा दिया था, और इसका मतलब हार्ली को श्राइन की सच्चाई अभी नहीं पता और वो श्राइन को देख सकता है। तुरंत मिंट और वान जाते हैं, हार्ली को लेकर आते हैं और वो हार्ली से पूछते हैं कि उसे जंगल में क्या दिखाई दे रहा है। पर हार्ली सारी चीजों का नाम देता है सिवाय श्राइन के, और इसका मतलब शायद श्राइन जंगल में है ही नहीं। श्राइन की सच्चाई वो दोनों हार्ली को नहीं बता सकते थे, तो अब मिंट और वान हार्ली को तसल्ली से बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक घोस्ट हंटिंग गेम चल रहा है, जिसमें बच्चों को एक छुपी हुई श्राइन को ढूंढना है। और इस गेम का बहाना लेके मिंट और वान हार्ली को अपने साथ ले जाते हैं उस श्राइन को ढूंढने के लिए। अब दोस्तों, मिंट और वान का प्लान था उन जगहों पे जाने का जहाँ पे इनविजिबल श्राइन सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वो दोनों हार्ली को लेकर अब चढ़ते हैं एक एलिवेटर में, पर तभी हार्ली एलिवेटर का दरवाजा बंद होने से रोक देता है। असल में दोस्तों, हार्ली को दिखाई दे रही थी ट्रेडिशनल डांसर्स की डेमोनिक आत्माएं जो एलिवेटर की तरफ आ रही थी, और हार्ली को लग रहा था कि वो सब लोग बस हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। पर अगर ऐसा होता तो मिंट और वान को भी वो डांसर्स दिखाई देते, पर उन दोनों को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वान अब दरवाजा बंद करने पे लग जाता है और वो सही टाइम पे गेट बंद कर देता है, पर तभी एलिवेटर के अंदर ही आत्माएं टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, जिससे अब हार्ली भी थोड़ा सा डर जाता है। वो आत्माएं अभी भी वान और मिंट को नहीं दिखाई दे रही थी, पर डर के मारे वो दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, और वो आत्माएं उन तीनों को बड़े क्रीपी तरीके से घूरती रहती है। अब जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, पहले वान भागता है और फिर हार्ली, पर जैसे ही मिंट बाहर निकलती है, उसके बालों को पकड़ लेती है वो आत्माएं, और दूसरी तरफ वान को भी एक इनविजिबल शक्ति पकड़कर अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। बीच में फंस जाता है हार्ली। इस समझ नहीं आता कि वो पहले किसे बचाए, बट इन दी एंड वो जाकर बचाता है मिंट को, और वान को वो आत्मा अपने साथ ले जाती है। मिंट और हार्ली अब जाते हैं वान को ढूंढने, और वो पहुंच जाते हैं आर्ट रूम में, पर वहां पे हार्ली को दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी जो मिंट को नहीं दिखता। अब दोस्तों, हार्ली को ये लग रहा था कि मिंट और वान उससे मजाक कर रहे हैं, और ये दोनों नाटक कर रहे हैं कि इन्हें ये इंसान दिखाई नहीं दे रहे, जिससे अब हार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो मिंट को अकेला ही छोड़कर चले जाता है। खैर, तभी मिंट को सुनाई देती है वान की चीख, और उसे उन आत्माओं के पास से निकलना पड़ता है, पर वो आत्माएं मिंट को हार्म नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ हार्ली को रास्ते में दिखाई देती है एक ट्रेडिशनल डांसर की आत्मा, जो डांस करते हुए कहीं और चली जाती है। हार्ली आत्मा के पीछे एक कमरे में पहुंचता है, जहां पे उसे मिल जाती है इनविजिबल श्राइन, और श्राइन के अंदर उन सारी आत्माओं के छोटे छोटे पुतले रखे हुए थे, पर साथ ही साथ एक अजीब सा काला पुतला श्राइन की गहराइयों में अंधेरे में भी रखा हुआ था। एंड अचानक ही श्राइन के ऊपर आ जाता है बहुत ही बड़ा काला बादल। वो बादल असल में थी एक डिमोनिक एंटिटी, जिसे देखकर हार्ली के होश उड़ जाते हैं। एंड देन वो एंटिटी हार्ली पे हमला कर देती है, और वो श्राइन हो जाती है गायब, जिससे अब हार्ली को मिंट और वान की बातों पे यकीन हो जाता है। अब सीन जाता है वान पे, जो वॉशरूम में छिपा हुआ था, कि तभी सारे के सारे स्टॉल एक एक करके खुलने लगते हैं, और वान की जान निकल जाती है। पर देन वहां पे आ जाती है मिंट, जो वान को संभालती है। बट थोड़ी देर बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, और दोस्तों, हम लोग शीशे में देख पाते हैं उस श्राइन को, जो बाथरूम में ही थी, पर मिंट और वान उसे देख नहीं पा रहे थे। डेमोनिक एक्टिविटीज बाथरूम में बढ़ जाती है और गेट्स वगैरह टूटने लगते हैं। बट देन वहां पे आता है हार्ली, जो दोनों को संभालता है और बताता है कि श्राइन कहाँ पर है। तीनों लोग देन श्राइन से प्रे करने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं, पर तभी लाइट्स फूट जाती है और श्राइन गायब हो जाती है। हार्ली जलाता है फोन की टॉर्च, और अब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि श्राइन की सारी आत्माएं अब उन तीनों को चारों ओर से घेर लेती है। पर वो आत्माएं सिर्फ हार्ली को ही दिखाई दे रही थी। हाइवर आत्माएं उन तीनों को कुछ नहीं करती, और अब हार्ली निकालता है कंक्लूजन।
हार्ली को याद आता है उस डीमन के बारे में और अब ये साफ हो जाता है कि श्राइन की आत्मा असल में मदद मांग रही है, क्योंकि असल में दोस्तों किसी ने उस डीमन की मूर्ति को श्राइन के अंदर रख दिया है, जिससे वो श्राइन हो गई है श्रापित और अब वो डीमन इन आत्माओं के ऊपर राज करता है। श्राप खत्म करने के लिए इन लोगों को वापस श्राइन के ऊपर फूल माला रखनी होगी और साथ ही साथ आत्माओं की मदद करने के लिए श्राइन के अंदर से डीमन की मूर्ति को निकालना होगा। खैर एक और बार क्योंकि डीमन श्राइन को अपने साथ ले गया था और क्योंकि आत्माओं को पता था कि श्राइन कहाँ पे है, तो इसलिए अब एक आत्मा पकड़ लेती है वान को और वो उसे खींच कर ले जाने लगती है श्राइन की तरफ, ताकि बच्चे अपना काम शुरू कर सके। विंड पीछा करती है वान का, जो बेचारा घिसड़ रहा था जमीन पे, और हार्ली जाता है फूल माला लेने के लिए। अब काफी देर घिसड़ने के बाद आत्माएं वान को लेकर पटक देती है एक हॉल में भी, जहाँ पे टैलेंट शो हुआ था। विंड वान को संभालती है, देन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे हार्ली फूल माला के साथ आ जाता है और दोस्तों वो श्राइन अब उसी स्टेज के पास मौजूद थी। बिना देर करते हुए हार्ली बढ़ता है फूल माला लेके श्राइन की तरफ, पर तभी डीमन श्राइन से निकलता है और हार्ली को मारकर दूर गिरा देता है। एंड देन प्रोजेक्टर पे चल जाती है इनविजिबल श्राइन की कहानी। और दोस्तों अगर ये कहानी हार्ली को पता चल गई तो वो भी श्राइन को नहीं देख पाएगा। मिंट इसलिए ही भागती है प्रोजेक्टर को बंद करने के लिए, पर तभी एक फेक स्कल उड़कर जाता है और लग जाता है मिंट के सर पे। अब इससे पहले कहानी पूरी हो पाती, हार्ली दोबारा भागता है श्राइन की तरफ और वो माला को दूर से ही श्राइन पे फेंक देता है। और दोस्तों श्राइन ऑलमोस्ट गायब हो ही गई थी, पर माला एट टाइम पे डल जाती है श्राइन के ऊपर और श्राप खत्म हो जाता है। अब इसके बाद वान जाकर संभालता है मिंट को और हार्ली श्राइन के अंदर से निकाल लेता है उस डीमन की गुड़िया को, जो काले जादू में यूज होती है। वो गुड़िया श्राइन में किसने रखी ये कोई नहीं जानता, बट देन हार्ली श्राइन को ठीक कर देता है और अचानक ही सारी आत्माएं आ जाती है हॉल में भी, और वो डीमन श्राइन से बाहर निकलता है और धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। और इसका मतलब अब आत्माएं भी बच गई। सारी आत्माएं देन हैप्पीली गायब हो जाती है एंड देन अगले दिन सब ठीक हो जाता है और विंड की आवाज भी अब ठीक थी। मिंट वान और हार्ली अब जाकर डेमोनिक गुड़िया को भेज देते हैं नदी में, पर दोस्तों एंड में वो गुड़िया मिल जाती है एक छोटी लड़की को। उस छोटी लड़की की माँ उस गुड़िया को ले जाकर अब एक दूसरी श्राइन पे रख देती है एंड देन वो श्राइन हो जाती है गायब। मतलब एक नई इनविजिबल श्राइन का जन्म हो गया और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टेड यूनिवर्सिटीज पार्ट 3 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना और वहां पे इस मूवी का लिंक आपको मेरी अगली वीडियो आने के बाद मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना, सारे इंस्ट्रक्शन आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़कर बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक